चंद्रमोहन समझ चुका था कि उसके गुनाहों का घड़ा फूट चुका है और वो बेनकाब हो चुका है। अब सच बता देने में ही भलाई है और वो वहां से उठा। फिर पुलिस को साथ लेकर किचन में पहुंचा जहां फ्रिज रखा था। उसने फ्रिज खोलकर पुलिस को दिखा दिया। फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर दोनों पुलिस अधिकारी भौचक्के रह गए। फ्रिज के अंदर कटे हुए दोनों हाथ और पैर रखे हुए थे। ये दृश्य देखकर दोनों की जैसे रूह कांप उठी थी। 17 मई 2023 की सुबह सफाई कर्मचारी सुधाकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। दूर दूर तक सड़क की दोनों पटरियों पर बिखरे कचरे को वो साफ कर रहा था और अपनी किस्मत को भी कोस रहा था कि पता नहीं कब तक उसे ये काम करना पड़ेगा। झाड़ू की लाठी पकड़े उसके दोनों बाजू थक चुके थे। झाड़ू लगाते लगाते सुधाकर अफजल नगर कम्युनिटी हॉल के सामने मूसी नदी के पास थिगालगुड़ा रोड के बगल में स्थित कचरा डंप करने की जगह पर पहुंच गया था। अचानक उसकी नजर कचरा बॉक्स के पास पड़ी काली पॉलीथीन पर जाकर टिकी, जो काफी टाइट तरीके से बांधी गई थी। पॉलीथीन देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मन ही मन खुश होने लगा था कि शायद उसके मन की मुराद पूरी होने वाली है। सोच रहा था कि इस पॉलीथीन में रुपए या कोई ज्वेलरी होगी। अपनी झाड़ू कचरा बॉक्स के सहारे टिकाकर सुधाकर घुट्टे मोड़कर पॉलीथीन के पास जाकर बैठा और उसे जल्दी जल्दी खोलने लगा। पॉलीथीन इतनी टाइट तरीके से बांधी गई थी कि उसे खोलने में करीब 5 मिनट का समय लग गया था। पॉलीथीन की गांठें खुली तो देखा उसके भीतर भी काले कपड़े में सामान बंधा है। ये देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई कि आखिर इसमें है क्या जो इसे इतने तरीके से बांधा गया है। वो जल्दी जल्दी काले कपड़े की तह को परत दर परत हटाता गया। जब उसकी नजर उस चीज पर पड़ी तो उसके मुंह से एक जबरदस्त चीख निकली और कपड़ा हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और वो वहां से उल्टे पांव दूर जाकर खड़ा हो गया। उस पॉलीथीन के भीतर काले कपड़े में लपेटकर किसी महिला का कटा सिर रखा था, जिसे देखकर सुधाकर बुरी तरह से डर गया था। डर के मारे ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी थी और कपड़ा हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। फिर उसने लाश लाश चिल्लाकर लोगों को मौके पर जमा कर लिया। चूंकि वो समय सुबह का था और लोग सुबह की सैर पर निकले थे, इसलिए वहां काफी लोग जमा हो गए। मौके पर जमा तमाशबीन महिला का कटा सिर देखकर उसे पहचानने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं सका। उसके बाद खुद सुधाकर ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके घटना की जानकारी दे दी। चूंकि वो एरिया हैदराबाद के मलकापेट थाना क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए वायरलेस के कंट्रोल रूम द्वारा मलकापेट थाने के इंस्पेक्टर के श्रीनिवास को सूचना दी गई, तो वो कुछ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। मौके पर जुटी भीड़ पुलिस को देखकर इधर उधर हो गई। पुलिस टीम जांच कार्य में जुट गई थी। मौके पर जमा भीड़ से इंस्पेक्टर ने कटे सिर की शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं सका। पुलिस ने सिर को अपने कब्जे में ले लिया और बाकी बचे शरीर की तलाश में जुट गई। चारों ओर करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश की, मगर वो कहीं नहीं मिला। फिर इंस्पेक्टर श्रीनिवास सिर को लेकर थाने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने इसकी जानकारी डीसीपी CH रुपेश और SP G श्याम सुंदर को दे दी थी। सूचना पाकर दोनों अधिकारी भी मौके का जायजा लेने के लिए थाने पहुंचे। डीसीपी और ACP ने भी कटे सिर का मुआयना किया तो वो भी चौंक गए। हत्यारे ने जिस तरीके से सिर धड़ से काटकर अलग किया था, उससे लग रहा था कि उसने उसे काटने में किसी तेजधार वाले हथियार का प्रयोग किया होगा। अधिकारियों के निर्देश पर इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने हैदराबाद के सभी थानों को वायरलेस पर मैसेज भेजकर गुमशुदा महिला की रिपोर्ट दर्ज होने के बारे में जानकारी ली। उन्हें किसी भी थाने में ना तो किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने की सूचना मिली और न ही किसी महिला के सिर कटे शव मिलने की जानकारी मिली। पुलिस के सामने महिला की शिनाख्त कराने की चुनौती थी, क्योंकि पुलिस के पास केवल कटा हुआ सिर था। इसके अलावा मरने वाले की कोई पहचान नहीं थी। उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई थी, ऐसे तमाम सवाल पुलिस के सामने थे, लेकिन उनका कोई जवाब पुलिस के पास नहीं था। अगले दिन फिर से पुलिस मृतका का नाम और पता खोजने में जुट गई, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ये प्रक्रिया लंबी और जटिल थी। फिर क्या था, पुलिस ने उस सिर के फोटो के पैम्पलेट रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों,
शहर के विभिन्न स्थलों पर लगवा दिए और थाने का फोन नंबर दे दिया। यही नहीं, पुलिस ने घर घर जाकर तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछा कि क्या इस युवती को जानते हैं। इसके अलावा पुलिस ने तस्वीर राज्य के 750 पुलिस स्टेशनों में भेजी, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भेजकर उस महिला के बारे में पूछा। डीसीपी CH रुपेश ने घटना के खुलासे को लेकर 8 टीमों का गठन किया। सभी टीमों ने घटना के खुलासे को लेकर दिन रात एक कर दिए, मगर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस जहां से चली थी फिर वहीं लौटकर आ गई थी। करीब 5 दिन बीत चुके थे। कुछ तो ऐसा था जो पुलिस की निगाहों से छूट रहा था। 22 मई 2023 को पुलिस की एक टीम फिर से मूसी नदी के किनारे पहुंची, जहां से कटा सिर बरामद किया गया था। वहां से गुजरने वाली सड़कों के किनारे लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालने का फैसला किया गया, जो एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ते थे। फिर क्या था, पुलिस ने 1 सप्ताह की फुटेज निकाली और उसकी गहनतापूर्वक जांच पड़ताल शुरू की। उसमें करीब 200 घंटे की फुटेज मौजूद थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि 17 मई को सिर बरामद हुआ था। पुलिस को अनुमान था कि इस दरमियान कोई ना कोई क्लू जरूर मिल सकता है। पुलिस इस बात पर खास तवज्जो दे रही थी कि कोई व्यक्ति उस स्थान पर हाथ में काले रंग की पॉलीथीन लेकर पहुंचा तो नहीं है। अगर पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, पैदल अथवा किसी वाहन से। अगर वाहन से पहुंचा तो उस वाहन का नंबर, रंग, मॉडल और ब्रांड क्या है। पुलिस बारीकी से जांच में जुटी थी। लगभग सभी कैमरों की फुटेज की जांच के बाद 90 से ज्यादा गाड़ियों और 100 से ज्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और जांच चलती रही, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अंत में कैमरे में कैद एक शख्स पर शक हुआ। उसने मुंह पर मास्क और सिर पर टोपी लगा रखी थी। आमतौर पर जब कोई अपराध करता है या मौका वारदात पर जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसे कहीं भी अपना चेहरा ना दिखाना पड़े। उसने भी ऐसा ही किया था। उस शख्स की यह हरकत पुलिस को अजीब लगी, क्योंकि उसका चेहरा CCTV फुटेज में कहीं साफ दिख नहीं रहा था। वो CCTV कैमरे से बार बार अपना मुंह छिपा रहा था। उसके दाहिने हाथ में एक काले रंग की पॉलीथीन थी जब वो टेम्पो से उतरा था। ये वही काली पॉलीथीन थी जो मौके से बरामद की गई थी। वो रहस्यमयी शख्स वहां से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा। रेस्टोरेंट से उसने पानी की एक बोतल खरीदी और दुकानदार को नकद पैसे देने के बजाय उसने UPI से पेमेंट किया और फिर कूड़ा घर की ओर वापस आया। वहां खड़े होकर इधर उधर देखा, फिर पॉलीथीन झटके से फेंक कर भीड़ में कहीं गुम हो गया। ये क्लू पुलिस के लिए खास जैसा काम कर गया। 23 मई की सुबह करीब 10 बजे पुलिस की टीम उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गई थी, जहां उस व्यक्ति ने 15 मई की दोपहर 12:30 बजे पानी की बोतल खरीदी थी और UPI से पेमेंट किया था। रेस्टोरेंट वाले से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उस शख्स तक पुलिस पहुंची गई। उसका नाम B चंद्रमोहन था और पता चला कि वो दिलसुख नगर थाना क्षेत्र के चैतन्यपुर में रहता है। 24 मई 2023 की सुबह मलकापेट पुलिस B चंद्रमोहन के घर चैतन्यपुर मोहल्ले में पहुंच गई और दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से एक शख्स ने दरवाजा खोला और सामने पुलिस को देखकर सहज भाव में पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? चंद्रमोहन आप हो? SI L भास्कर रेड्डी ने शख्स से सवाल किया। हाँ मैं ही हूँ चंद्रमोहन, क्या बात है? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? चंद्रमोहन ने पूछा। बताता हूँ, सारे सवाल यही दरवाजे पर खड़े खड़े पूछ लोगे, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? इस बार इंस्पेक्टर K श्रीनिवास ने कहा। नहीं जी, मैं तो भूल ही गया था, आइए अंदर आइए। फिर उसने इंस्पेक्टर K श्रीनिवास और SI रेड्डी को अंदर बुलाया और ड्राइंग रूम में उन्हें बैठा दिया। बाकी पुलिस टीम घर के बाहर मुस्तैदी से तैनात रही। क्या लेंगे सर, चाय या पानी? चंद्रमोहन ने सम्मानजनक तरीके से और बड़े अदब से पूछा। हम यहाँ चाय पानी पीने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। इस बार इंस्पेक्टर श्रीनिवास का चेहरा सख्त हो गया था। ठिगालगुड़ा रोड पर डंपिंग ग्राउंड स्थित मूसी नदी के किनारे एक CCTV कैमरे में नकाब पोस्ट के रूप में तुम्हें देखा गया है। क्या कहना चाहते हो? सर मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। शहर में बहुतेरा काम होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है। हो सकता है उस राह से गुजरते हुए CCTV में फोटो आ गई हो, कोई ताज्जुब की बात नहीं है इसमें। चंद्रमोहन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ पुलिस के सवाल का जवाब दिया था। तो तुम कहते हो CCTV फुटेज में जो तस्वीरें दिख रही है
वो तुम्हारी नहीं है, किसी और की है। मैं कब इस बात से इनकार करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली फोटो मेरी नहीं है। इसका मतलब महिला के कटे सिर वाली लाश वाली काली पॉलिथीन तुमने नहीं, किसी और ने फेंकी थी। बीच में बात को काटते हुए इंस्पेक्टर के श्रीनिवास बोले, हाँ सच यही है, मैंने कोई कटा हुआ सिर कहीं नहीं फेंका था। बी चंद्रमोहन के आत्मविश्वास भरे जवाब सुनकर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो किसी गलत घर में पूछताछ करने आ गई, जबकि उस शव से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहां से पुलिस बाहर निकलने के लिए जैसे ही उठी, तभी अचानक इंस्पेक्टर श्रीनिवास की नजर चंद्रमोहन की बाई कलाई पर पड़ी तो वो ठिठक गए और चोट के बारे में उससे पूछ बैठे। बाय द वे, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? जी, सब्जी काटने वाले चाकू से। मैं सब्जी बनाने के लिए आलू काट रहा था, तभी छिटककर चाकू कलाई पर लग गया और हाथ कट गया। ये जख्म उसी चाकू से बने हैं। बरखुरदार, तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही है और तुम सच भी नहीं बोल रहे हो। इस बार उन्होंने अंधेरे में तीर चलाया था। नहीं तो सच कह रहा हूं मैं, सब्जी काटते समय कलाई कट गई थी। तो तुम सच ऐसे नहीं कबूलोगे। तुम्हें पुलिस की खातिरदारी की जरूरत है। कहते हुए इंस्पेक्टर ने उसकी गाल पर झन्नाटेदार एक थप्पड़ मारा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में सीटियां बजने लगी। कुछ पल के लिए वो जैसे बहरा हो गया था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब वो थोड़ा सामान्य स्थिति में हुआ तो उसने कहा, हाँ सर, मैंने ही कत्ल किया था और उसका सिर काटकर नदी में फेंकना चाहा था, पर मेरी किस्मत ने मुझे दगा दे दिया और मैं आखिरकार पकड़ लिया गया। चंद्रमोहन के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। कौन थी वो और तुमने उसकी हत्या क्यों की? श्रीनिवास ने सवाल दागा। अनुराधा रेड्डी नाम था उसका। बुत बना चंद्रमोहन आगे कहता गया। क्या करता, उसने हालात ही ऐसे बना दिए थे कि उसे मारने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और मैंने उसकी हत्या कर दी। बाकी शरीर के अंग को कहाँ फेंका है तुमने? कहीं नहीं, घर में है। चंद्रमोहन समझ चुका था कि उसके गुनाहों का घड़ा फूट चुका है और वो बेनकाब हो चुका है। अब सच बता देने में ही भलाई है। और फिर वो वहां से उठा और फिर पुलिस को साथ लेकर किचन में पहुंचा, जहां फ्रिज रखा था। उसने फ्रिज खोलकर पुलिस को दिखा दिया। फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर दोनों पुलिस अधिकारी भौचक्के रह गए। फ्रिज के अंदर कटे हुए दोनों हाथ और पैर रखे हुए थे। ये दृश्य देखकर दोनों की जैसे रूह कांप उठी। यही नहीं, ट्रंक के भीतर उसका धड़ रखा था, जिसमें से सड़ान उठ रही थी। बदबू छिपाने के लिए उसने कमरे में परफ्यूम स्प्रे किया था और अगरबत्तियां भी जला रखी थी, ताकि बदबू बाहर ना जा सके। कुल मिला जुलाकर चंद्रमोहन ने दिल्ली के श्रद्धा मर्डर कांड का रिमेक किया था और उसी की तर्ज पर मृतका के एक एक अंग को शहर के विभिन्न इलाकों में फेंककर हमेशा हमेशा के लिए रात दफन कर एक नई जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन सातिर चंद्रमोहन की चालाकी चल ना सकी और कानून के लंबे हाथों से धर दबोचा गया। 8 दिनों से रहस्य बनी सिर कटी लाश का पर्दाफाश हो चुका था और मृतका की पहचान यारंग अनुराधा रेड्डी के रूप में की जा चुकी थी। मृतका कोई और नहीं बल्कि आरोपी चंद्रमोहन की प्रेमिका थी। आखिरकार उसने अपनी प्रेमिका की हत्या बड़ी बेरहमी से क्यों की? पुलिस पूछताछ में उसने सारा राज उगल दिया था। 23 मई 2023 को डीसीपी सीएच रुपेश ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 8 दिनों से रहस्य बनी सिर कटी लाश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी चंद्रमोहन को पेश किया। आरोपी बी चंद्रमोहन ने पत्रकारों के सामने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश करके जेल भेज दिया। जेल जाते समय भी बी चंद्रमोहन को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। पुलिस पूछताछ में इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से थी। 55 साल की अनुराधा रेड्डी मूल रूप से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के दिलखुश नगर की रहने वाली थी। 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। उससे छोटे 2 भाई और 1 बहन थी। पिता किसान थे तो माँ एक कुशल गृहिणी थी। पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार चारों बच्चों को पढ़ाया और समय अनुसार उनकी शादियां करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। अनुराधा रेड्डी बचपन से ही बड़ी जिद्दी थी। जिस काम को करने की ठान लेती थी तो उसे पूरा करके ही दम भरती थी। इसके पीछे चाहे उसका बड़े से बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, वो परवाह नहीं करती थी। बस उसे हासिल करना है तो करना है, यही उसका उद्देश्य होता था। रमन रेड्डी के साथ पिता ने बेटी अनुराधा रेड्डी की गृहस्थी बसाई थी।
हंसी खुशी दोनों की घर गृहस्थी चल रही थी। 1 साल बाद अनुराधा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के घर में आ जाने से पति पत्नी दोनों का जीवन खुशियों से खिल उठा था। फिर न जाने उनकी खुशियों को किसकी बुरी नजर लगी कि अनुराधा रेड्डी का हंसता खेलता परिवार तिनका तिनका बिखर गया। बेटी जब 1 साल की थी तब रमन रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पति का साथ छूट जाने के बाद अनुराधा एकदम अकेली पड़ गई थी। ऊपर से दूध मुही बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी थी सो अलग। ऐसा नहीं था कि अनुराधा रेड्डी के सास ससुर या माँ बाप नहीं थे, बल्कि उसका पूरा घर भरा था नाते रिश्तेदारों से। लेकिन खुददार किस्म की वो किसी और से मदद लेना नहीं चाहती थी। वो अपने पैरों पर खड़ी होकर बच्ची की परवरिश करना चाहती थी। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, काफी समझदार और खूबसूरत भी थी। उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स की नौकरी कर ली। वो अपने काम से इतना कमा लेती थी कि खुद की और बेटी की जरूरतों को पूरा करके अच्छी रकम बचा लेती थी। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी की कांटों भरी राह शुरू हो चुकी थी। संघर्ष की दीवानी अनुराधा ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बनती रही। अनुराधा रेड्डी के पति रमन रेड्डी के बचपन का दोस्त बी चंद्रमोहन था, जो चैतन्यपुर मोहल्ले में अपनी मां के साथ अकेला ही रहता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। इकलौता होने के नाते वो माँ बाप का लाडला भी था। रमन और चंद्रमोहन के बीच में गहरी दोस्ती थी। दोस्ती की डोर जब टूटी तब चंद्रमोहन बहुत रोया था। उसकी हालत देखकर खुद अनुराधा भी हैरान थी। उस समय चंद्रमोहन ने अनुराधा की कदम कदम पर मदद की। सिर्फ चंद्रमोहन की ही उसने मदद ली। उस समय बाकी किसी की भी मदद लेने से उसने इनकार कर दिया था। चंद्रमोहन के एहसानों तले अनुराधा दबी हुई थी। धीरे धीरे इन एहसानों ने दोनों के बीच में दोस्ती का रूप ले लिया था। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास और भरोसा करने लगे थे। अनुराधा विधवा थी तो क्या हुआ, वो जवान और सुंदर थी, और चंद्रमोहन भी कुंवारा था। चंद्रमोहन के दिल के एक कोने में अनुराधा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार था। वो उसके और बेटी के लिए हर घड़ी फिक्रमंद रहने लगा था और समय आने पर अपने दिल की बात उसके सामने कहना चाहता था। जबकि अनुराधा सिर्फ और सिर्फ उससे दोस्ती का ही रिश्ता बनाए रखी थी। उसे ये कतई आभास नहीं था कि चंद्रमोहन उसकी दोस्ती को प्यार समझ बैठा है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अनुराधा की बेटी भी करीब 20-25 साल की हो चुकी थी और अनुराधा नर्स की नौकरी छोड़कर LIC में बीमा एजेंट बन गई थी। इससे उसने अपनी मेहनत की बदौलत अच्छी कमाई की और बेटी को पढ़ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। बेटी के विदेश चले जाने के बाद वो अपना मकान बेचकर चंद्रमोहन के घर लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। ये घटना से करीब 15 साल पहले की बात है। चैतन्यपुर में बी चंद्रमोहन का अपना डबल स्टोरी मकान था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, जबकि उसने अनुराधा को रहने के लिए फर्स्ट फ्लोर दे दिया था। यहाँ आने के बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। चंद्रमोहन की बूढ़ी माँ को उनके रिश्ते से या उनके साथ रहने से कोई ऐतराज नहीं था। वो तो चाहती थी कि जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोर्ट मैरिज कर ले। लेकिन वो दोनों अभी कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहते थे। वे जैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जीना चाहते थे। जब से अनुराधा रेड्डी नर्स की नौकरी छोड़कर LIC एजेंट बनी थी, उसकी किस्मत के सितारे बुलंदियों पर थे। LIC से अकूत पैसा कमाया। यहीं से अनुराधा के जीवन की कुंडली में यमराज कुंडली मारकर बैठ गए थे। पैसा ही उसके जीवन के लिए काल बन गया था। हुआ कुछ यूं था कि अनुराधा रेड्डी के पास जब खूब पैसे जमा हुए तो वो सूद पर पैसे बांटने लगी। उसने बाजार में लाखों रुपए सूद पर बांट रखे थे। ये बात चंद्रमोहन भी जानता था। चूंकि चंद्रमोहन एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठेका लेना उसका पेशा था। एक बार बिजनेस में उसको बड़ा घाटा हुआ और लाखों रुपए डूब चुके थे। बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसे लाखों रुपए फिर से चाहिए थे। उसने इस बारे में अपनी प्रेमिका अनुराधा से बात की कि उसे बिजनेस संभालने के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। बिजनेस जैसे ही फिर से स्टैंड हो जाएगा तो वो सारे रुपए उसे लौटा देगा। ये बात साल 2018 की थी। प्रेमी चंद्रमोहन का अनुराधा रेड्डी पर काफी एहसान था। उसके एहसान का बदला चुकाने का समय आ चुका था। फिर क्या था, उसने चंद्रमोहन को 7 लाख रुपए दे दिए। साल 2020 में कोरोना महामारी अपने पांव पसार चुकी थी, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। कितनों के व्यापार बंद हो गए थे। ऐसे में सूद लगे पैसे पूरी तरह से डूब गए थे।
जिसने उससे सूद पर पैसे लिए थे उसमें से किसी ने उसके पैसे नहीं लौटाए थे। अनुराधा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उसके बाद अनुराधा रेड्डी ने चंद्रमोहन से अपने पैसे वापस लौटाने की बात कही तो उसने कुछ दिनों की मोहलत मांगी और कहा कि वो उसकी पाई पाई लौटा देगा, जबकि हकीकत ये थी कि उसके पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। जो पैसे उसने प्रेमिका से लिए थे वो सारे पैसे खर्च हो गए थे। कोरोना की वजह से बिजनेस भी चौपट हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पैसे कैसे और कहां से लौटाए। पैसों को लेकर अनुराधा रेड्डी और चंद्रमोहन के रिश्तों में खटास आ गई थी। उस पर अनुराधा पैसा लौटाने के लिए अब दबाव बनाने लगी थी। प्रेमिका के दबाव से वो परेशान रहने लगा था। उसके चलते अब दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। 22 मई 2023 की सुबह इन्हीं पैसों को लेकर अनुराधा रेड्डी और चंद्रमोहन के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े ने हाथापाई का रूप ले लिया। गुस्से से चंद्रमोहन का चेहरा लाल हो गया था और उसने आओ देखा ना ताओ किचन में रखा सब्जी काटने वाला फलदार चाकू उठाया और अनुराधा के पेट में तबातोड़ वार कर दिए। वो तब तक चाकू से वार करता रहा जब तक अनुराधा की मौत ना हो गई। ये सारा खेल बरामदे में होता रहा। अनुराधा की मौत के बाद जब चंद्रमोहन के गुस्से की आग ठंडी हुई तो वो बुरी तरह से कांप गया। अब तक उसके सामने सबसे बड़ा सवाल शव को ठिकाने लगाने का था। तभी उसे दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड याद आ गया कि हत्यारे आफ्ताब ने कैसे प्रेमिका के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था। चंद्रमोहन ने भी वैसा ही करने का फैसला किया। इसके बाद वो बरामदे से शव को खींचकर कमरे में ले आया, फिर खून से सने चाकू और अपने हाथों को वॉशरूम में जाकर अच्छी तरह से धोया। यही नहीं, उसने हत्या के साक्ष्य मिटाने के लिए फर्श पर पोछा लगाकर साफ कर दिया था। फिर शाम को चंद्रमोहन बाजार से पत्थर काटने वाले कटर, एक बड़ा ट्रंक, परफ्यूम की 2 शीशियां और तेज महक वाली दर्जन भर अगरबत्तियों के पैकेट खरीद कर ले आया और अनुराधा के कमरे में ले जाकर रख दिए। ये सब करने से पहले और हत्या करने के बाद उसने अनुराधा का मोबाइल फोन अपने कब्जे में कर लिया था और उसे ऑन ही रखा था ताकि लोगों को पता रहे कि वो जिंदा है। जब भी किसी की कॉल आती थी तो वो कॉल रिसीव नहीं करता था। उसके जवाब में मैं अभी बिजी हूँ, फ्री होते ही कॉल करूंगी, मैसेज के रूप में देता था। खैर, घटना वाली रात में सबके सो जाने के बाद कटर मशीन से अनुराधा के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया था। सातिर चंद्रमोहन के ऐसा करते हुए हाथ तक नहीं कांपे थे, जबकि उसने उसके साथ पति के रूप में 15 सालों का समय बिताया था। बहरहाल चंद्रमोहन ने कटे सिर, दोनों बाजुओं और दोनों टांगों को मोड़कर फ्रिज में रख दिया था ताकि उसमें से बदबू ना उठे, और धड़ को संदूक के भीतर रखकर उसमें परफ्यूम छिड़क दिया और अगरबत्तियां जला दी ताकि कहीं से भी किसी को कोई शक ना हो। इसके 3 दिनों बाद 15 मई की दोपहर में कटे सिर को काले कपड़े में अच्छी तरह से लपेटकर फिर उसे काली पॉलीथीन में रखकर सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगाकर वो घर से निकला ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और टेम्पो पर सवार होकर मूसी नदी के किनारे थिगालगुड़ा रोड के डंपिंग ग्राउंड पर पहुंच गया। फिर वहां से उल्टी दिशा जाकर रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां उसने पीने के लिए 1 लीटर वाली पानी की बोतल खरीदी और मास्क उतारकर बोतल का पानी पिया। उसी दौरान उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में आ गया था और तो और उसने यूपीआई से पेमेंट दिया। ये भी एक साक्ष्य पुलिस वालों को मिल गया था। पानी पीने के बाद फिर चंद्रमोहन डंपिंग ग्राउंड की ओर वापस लौटा और सुनसान देख मूसी नदी को लक्ष्य बनाकर सिर वाली पॉलीथीन फेंकी ताकि सिर नदी में बह जाए और इसी के साथ अनुराधा रेड्डी की मौत एक राज बनकर रह जाए। लेकिन वो पॉलीथीन नदी में गिरने के बजाय डंपिंग ग्राउंड पर ही गिर गई। इसके बाद वो तेज कदमों से वहां से निकल गया था। 17 मई 2023 को जब कटा सिर मिला तो पूरे हैदराबाद में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद पुलिस की मेहनत, वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को अनुराधा के गुनहगार तक पहुंचा दिया था। पुलिस ने मृतका के शरीर के सभी भागों, कटर, परफ्यूम की शीशियों, अगरबत्तियों के पैकेट सभी कुछ बरामद कर लिए थे। पुलिस ने आरोपी बी चंद्रमोहन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया था और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।